हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और कोरोना से बचे हुए हैं। फिर से कोरोना फैल रहा है। आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी, दिल्ली में 26% हो गया इन्फेक्शन रेट। तो थोड़ा सा बच के रहिए। एग्जाम से पहले बीमार पड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं पता DSSB, सीटेट, यूपीटेट किसका नोटिफिकेशन अब कब आ जाए। तो आपको अपनी तैयारियों में भी लगे रहना है और अपने आप को स्वस्थ और सेफ भी रखना है। तो ध्यान रखिए अपना। कल हम लोगों ने क्लास में किया था, हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक्स। आई होप आप सभी को बेसिक्स क्लियर हो गए, जहां पर हमने समझ लिया था कि अगर रेशियो सिंपल ना होकर अलग अलग तरीके से दी हो, फ्रैक्शन में दी हो या दो रेशियो हो और हमें तीन वेरिएबल्स में बदलना हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल भी कैसे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए और बी टुगेदर हैव ₹1690, यानी ए और बी के पास मिलाकर रुपए कितने रुपए हैं? 1690। अब आप ये देखिए, इसका क्या मतलब है? आपके पास और आपके किसी खास दोस्त के पास मिलाकर, ये नहीं पता मुझे कि आपके पास कितने और आपके दोस्त के पास कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप दोनों के पास मिलाकर 1690 रुपए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसके बाद कह रहा है कि अगर यदि ए की राशि का 7/15 भाग और बी की राशि का 2/5 भाग बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है। यानी कि इफ 7/15 ऑफ द एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 of the B's amount, then how much amount does B have? इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है कि A और B के पास मिलाकर 1690 रुपए है। इसे आप साइड में रख लो। अब क्या बोल रहे हैं? 7/15 A का और 2/5 B का बराबर है, तो इसे हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हम इनकी रेशियो निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7/7A इज इक्वल टू 6B। ये 3 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A/B किसके बराबर है? 6:7 के। तो यहां से हमें रेशियो पता चल गई। अब रेशियो बेसिकली प्रतीकात्मक मान होता है। प्रतीकात्मक मान मतलब कि हम इसे ये लेके चलते हैं कि इतना ही है, और फिर उसे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, हम उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि ए के पास 6 और बी के पास 7 ही यूनिट है, तो टोटल यूनिट यहाँ कितनी है? यहाँ टोटल यूनिट है 13 यूनिट। 13 यूनिट जो किसके बराबर है? 1690 के। किसके बराबर है? 1690 के। तो 1690 के, तो एक यूनिट किसके बराबर है? 1690/13 के। तो अब आपको कितने यूनिट का मान निकालना है? आपको बताना है कि बी के पास कितना पैसा है। तो बी के पास यहां से कितना पैसा है? 7 यूनिट। तो इसका क्या मतलब आ गया? 1690/13 इंटू 7। आपका आंसर आ जाएगा 910, और यही आपका आंसर भी है। इसको आप यूनिट ना लगाकर एक्स ले सकते थे। यहाँ पे यूनिट की जगह पर आप एक्स लिख सकते थे, और अगर आपको एक्स भी नहीं लेना, जो कि वाकई सही भी है, भाई एक्स ने कभी भला किया ही नहीं, ना जिंदगी में ना मैथ्स में। ठीक है ना, तो इनसे थोड़ा सा दूर रहने में भलाई है। आप जब एक्स लेते हैं, आपकी कैलकुलेशंस में आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 13 यूनिट की जगह 13 किसके बराबर है? 1690 के। तो 7 किसके बराबर है? 1690/13, और ये 7 ऐसे, यही तो आया था यहाँ पे। तो हमने ये भी यहाँ पे भी यही कर दिया। फिर आंसर वही आ जाएगा 910, और यही आपका आंसर भी है। समझ में आया कि हम अपने कैलकुलेशन को कैसे छोटा करते हैं? हम बेसिकली कैलकुलेशंस मन में करते हैं। अगर 13 यूनिट की वैल्यू 1690 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1690/13। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ स्टेप कैलकुलेट करना है। तो स्टेप मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1690/13, और इसमें कितने का गुणा किया? 7 का। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
A sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion, या proportion कह देगा, रेशियो कह देगा, बात एक ही है। जब ज्यादा रेशियो होती है तो कभी कभी हम उसे प्रोपोर्शन भी कह देते हैं, बट वो अनुपात ही होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसने क्या बोला है कि A, B, C और D, इसमें हमें किस रेशियो में अपने पैसे को बांटना है? 4 और 3, इस रेशियो में हमने पैसे को बांटना है। और क्या बोला है? सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिलने चाहिए। भाई ठीक है, और हमें क्या बताना है कि बी का शेयर क्या है? भाई एक तो तरीका है आप पूरा एक्स लो, उसे सॉल्व करो। एक मैंने आपको अभी पीछे बताया प्रतीकात्मक मान वाला कंसेप्ट, यानी कि आप इसे सिंबॉलिक वैल्यू मान लो। सिंबॉलिक वैल्यू का क्या मतलब है कि भाई हमने मान लिया ए के पास 5 यूनिट पैसे हैं, बी के पास 2 यूनिट, सी के पास 4 यूनिट और डी के पास 3 यूनिट। अब वो क्या कह रहा है कि सी को डी से 4000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो 4000 रुपए ज्यादा मिलने का क्या मतलब है? 4 और 3, भाई अगर सी को 10 रुपए मिल रहे होते और डी को 6 रुपए, तो मैं क्या कह सकती थी कि सी को डी से 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमने कैसे निकाला? हमने 10 में से 6 को घटा दिया। तो मैंने यहां पर देखा कि सी को डी से 4000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, और अगर यूनिट में देखा जाए तो कितने? 1 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं ना। 4 माइनस 3 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट है 4000 के बराबर। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बी का शेयर कितना है, यानी बी को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो बी के कितने यूनिट है? बी के हैं 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया? 4000 इंटू 2 यानी कि 8000, और ये आपका आंसर आ गया डी पार्ट। क्लियर है? प्रतीकात्मक मान से जब आप ये वाली चीज को अपने दिमाग में बिठा लोगे कि प्रतीकात्मक मान किसे कहते हैं, हम उससे इक्वेट कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली रेशियो का मतलब। और उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो प्लीज क्वेश्चंस को आसानी से प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल भी उसमें ढील मत छोड़िएगा। अपना प्रॉपर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और मॉक्स तो हमेशा ही दीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूं कि एक सिंगल चैप्टर या एक सिंगल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस से बहुत बेटर है मॉक्स देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन अ मिक्सचर 60 लीटर्स, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सिखाऊंगी आपको, एक्स से भी, और आपको मैं इसको रेशो से सॉल्व करना भी सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे मल्टीप्लायर सेम करने का। ध्यान से देखिए, 60 लीटर के एक मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:1। और इसमें क्या कह रहे हैं कि कितना पानी मिला दे कि ये रेशियो 1:2 आ जाए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो। या तो आप एक काम करो, इस 3 और 1 का भी मिश्रण है आपके पास, फिर आपको उसमें पानी मिलाना है। तो अभी कितना मिश्रण है? 3 और 1 का, और वो किसके बराबर है? 60 लीटर के। तो 60 लीटर के मिक्सचर को आप इसके बराबर कर दो। तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या आएंगी? 45 और 15 लीटर। और क्या कह रहे हैं? इसमें आप x लीटर मिला दो तो आपका रेशियो आ जाए 1 और 2 के बराबर। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 15 प्लस x इज इक्वल टू 1/2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 90 इज इक्वल टू 15 प्लस x। तो x की वैल्यू आ गई 75 लीटर्स। ये चीज समझ में आई? ये 5 है, 75 लीटर्स। तो आंसर आ गया सी पार्ट। ये बात क्लियर है? ये तो बात हुई आपका x लेकर सॉल्व करने की, कि आपने नॉर्मल वैल्यूज निकाली, उसमें आपने वैल्यू को हिसाब से अपने x को पुट किया और उसके बाद आपके रेशियो को इक्वेट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इसको रेशियो से ही सॉल्व कराना चाहूं तो वो क्या है? भाई मैं इसको हटा दूंगी तो अपना नोटबुक और अपने पेन साथ में लेके बैठना और इसको हाथों हाथ नोट करना, 1 करके, 1 मतलब फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड के हिसाब से, क्योंकि दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। जो आपके दिमाग में बैठ जाए आप उससे सॉल्व कीजिए। पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप रिस्क ले। पेपर में आप सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर पर फोकस करेंगे, चाहे फिर कुछ हो। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस आपको सारी यही करनी है। कोशिश करो कि आप जो मैं मेथड सिखाऊंगी वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए।
लेकिन अगर इससे समझ में आता है, पेपर में वो मेथड याद नहीं आता है, तो इसी को मान के चलना है और इसी से सॉल्व भी करना है। तो हम आंसर तो अपना ढूंढ चुके कि हमारा आंसर क्या है 75। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखेंगे मल्टीप्लायर सेम करने का। मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो किसी भी रेशो में ये एक रेशो है, ये दो रेशो है, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा HCF कटा था और आपके पास ये जो रेशो 3:1 आई थी ना, आपको इस 1:2 के रेशो में पता है कि यहाँ पे कौन सा HCF, यहाँ जो ये HCF कटता है इसे हम मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या कटा था और आपकी रेशो 1 और 2 आई थी। अगर मैं वेरिएबल में मानूं कि भाई हाँ ये तो x था, ये भी x हो गया, फिर ये y था तो ये y और ये 2y हो गया, भाई ऐसा मैं नहीं मान सकती, क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी मेरी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर देगी, प्रॉब्लम बढ़ा देगी। तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लायर सेम करना है। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि अगर इसमें x है तो इसमें भी x हो जाए, लेकिन हम ऐसे तो नहीं ले सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो दोनों कंडीशन में हम एक ऐसी चीज ढूंढते हैं जो दोनों कंडीशन में सेम रह रही है। सेम रहने का क्या मतलब है, पहले भी उतनी ही थी अब भी उतनी है, और फिर हम उसे सेम कर देते हैं। जैसे ही हम उसे सेम करते हैं तो हमारे मल्टीप्लायर्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे क्या कि मिल्क और वाटर है, पहले आपके पास 3 और 1 के रेशो में था, चलो सिंबॉलिक मान के हिसाब से देखा जाए तो पहले आपके पास 3 यूनिट मिल्क और 1 यूनिट वाटर था। अब आपने उसमें कुछ वाटर ऐड किया तो आपका जो मिल्क और वाटर है वो 1 और 2 रह गया। भाई एक बात बताओ, एक चीज इमेजिन करके देखो, आपके घर में 4 कटोरी दूध है, 4 कटोरी दूध है आपके पास एक बर्तन में, ठीक है। आपने क्या किया, उसके अंदर 1 कटोरी पानी मिला दिया, फिर देखा आपने कि यार अभी भी दूध काफी गाढ़ा है, आपको इसे और पतला कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आपने क्या किया, आपने 1 कटोरी पानी और मिला दिया उसी दूध में। तो आप मुझे ये बताओ, दूध की जो असली दूध की मात्रा थी वो तो अभी भी 4 कटोरी ही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने उसके अंदर 1-2 कटोरी, दूसरी कटोरी जब पानी मिलाया तो जो आपके अंदर उसमें से दूध कम हो गया। भाई कम तो कुछ नहीं हुआ, मिश्रण में बस पानी की मात्रा डालने से पूरे मिश्रण का जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो बढ़ गई, लेकिन दूध तो उतना ही रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूध की मात्रा सेम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 3 है तो हम यहाँ पर भी 3 कर देंगे। तो कैसे होगी वो इस पूरी रेशियो को 3 से गुणा करने पर हो जाएगी। तो यहां क्या आ गया 3:1, और यहां क्या आ गया 3:6। ये बात समझ में आई कि अगर हम इसे 3 से गुणा करेंगे तो हमें इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, ध्यान से देखो, अब हमारे लिए ये वाली रेशियो यूजलेस है। अब हम जो काम करेंगे इस रेशियो से करेंगे। तो इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, मिल्क या वाटर कितना है हमारे पास, मिल्क एंड वाटर, यानी कि मिक्सचर का क्वांटिटी कितनी है 60। तो ये 60 किसके बराबर है, यहाँ पे 4 यूनिट के, तो 4 के बराबर है ये 60। अब मैं कैलकुलेशन भी दिखा रही हूं, 4 के बराबर है ये 60, और हमें निकालना क्या है कि हमने कितना पानी ऐड किया। ध्यान से देखो यहाँ पे कितना पानी बढ़ गया है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे कितना पानी बढ़ा है, 5 यूनिट, 1 से 6 हो गया, तो 5 यूनिट बढ़ा है। तो 60/4 × 5 कितना आ गया 75 लीटर। तो ये आंसर आ गया आपका फिर से 75। समझ में आया, समझ में आया ये हमने क्या किया। आप इसको x मान के करो तो 4x किसके बराबर है 60 के, तो 5x किसके बराबर है 60/4 × 5 यानी कि 75। तो वही काम मैंने यहाँ पे बिना x लिए किया है, एरो से। आई बात समझ में, सिंपल है ये, इसको बिल्कुल आराम से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने सिर्फ ये क्या किया, हमने मिल्क के दोनों केसेस में मिल्क की क्वांटिटी सेम कर दी, क्योंकि हमने मिल्क के साथ कोई छेड़खानी की ही नहीं। हमने पानी मिलाया, पानी पहले कम लगा, हमने और मिलाया, लेकिन दूध के साथ तो हमने दूध तो नहीं निकाला उसमें से, ना हमने कोई मिक्सचर बहाया। तो हमारे पास जो मिक्सचर में मिल्क है वो सेम है, तो हमने सेम कर दिया उससे। उसके बाद हमारे मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली सेम हो गए। अब अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा, और इसे करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा। अब ये चारों एंटिटीज आपस में जुड़ गई, और जुड़ कैसे गई, भाई ये 60 है तो ये कितना आ गया, भाई 4 की वैल्यू 60 है, तो अगर मैं टोटल यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल मिक्सचर पूछूं तो कितनी है 9 यूनिट, और 9 किसके बराबर है
9 बराबर है 60 बटा में 4 इंटू 9 यानी कि 135 लीटर्स। और आप देख सकते हो 60 लीटर आपके पास पहले तो और 75 लीटर आपने और मिला दिया तो वो आ गया 135 लीटर्स। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास मल्टीप्लायर सेम हो जाते हैं, फिर अगर आपके पास किसी भी एक चीज की वैल्यू है तो आप दोनों में से किसी भी रेशो को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बात क्लियर है। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, सैलरी ऑफ रवीना एंड सुमित्रा आर इन द रेशियो 2:3 इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000। रवीना और सुमित्रा का वेतन का अनुपात, भाई सैलरीज का अनुपात है किसका, रवीना का और सुमित्रा का, क्या अनुपात है, 2 और 3। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक के वेतन में 4000 और बढ़ा दिए गए तो अनुपात क्या हो रहा है, तो अनुपात हो रहा है 40:57। 57 की हिंदी नहीं आती मुझको, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैं यहां भी दो तरीके दिखाऊंगी। क्या, एक आपका प्रॉपर एक्स से लेकर सॉल्व करना और दूसरा यहाँ पे हम अनुपात से कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में फिर से जान लो, जो चीज दोनों केसेस में सेम है हम यहां पर उसे वो सेम कर देते हैं। हम यहां पर रेशियो में उस चीज को सेम कर देते हैं, तभी हमारे मल्टीप्लायर सेम होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे जब मैंने इन दोनों में 4 हजार रुपए बढ़ा दिए तो मेरा जो रेशियो आ गया वो आ गया 40:57, 40:57। तो आप एक चीज देखो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू है 4000 और 2 और 3 आपकी प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वैल्यूज है। तो अब आपको इसको सेम उसमें लाना पड़ेगा। भाई आप 4000 को सिंबॉलिक में नहीं ला सकते, लेकिन इस सिंबॉलिक को तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू में ला सकते हैं। और वो कैसे लाएंगे, आप इसको इसका x वापस कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा नंबर। तो क्या कह रहे हैं कि 2x प्लस 4000 अपॉन में 3x प्लस 4000 किसके बराबर हो गया, 40 अपॉन में 57 के, 40 अपॉन में 57 के। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 112x प्लस 114x और 228x, ठीक है, 228,000। और यहां जब इसको लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, समझ में आया ना, इसको मैं यहां लेके गई मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 114 और 228, ठीक है ना। और वहां पे हम इधर से 40 में मैंने 3x का गुणा किया तो ये कितना आया 120x और ये आ गया प्लस 160 और ये 1000। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मेरी आ जाएगी, 3x की वैल्यू मेरी आएगी 34,000। कैसे भाई, ये यहां गया, ये बचा 6000 और ये यहां आया तो ये बच गया 68,000। तो इस हिसाब से मेरी 3x की वैल्यू आ गई 34,000। और क्या पूछा है कि अब सुमित्रा की सैलरी कितनी है। भाई अब सुमित्रा की सैलरी अगर पूछे, न्यू सैलरी पूछे तो आप इसमें 4000 और जोड़ देंगे। सुमित्रा की सैलरी है कितनी, 3x ही तो है, सुमित्रा की यही तो सैलरी है। तो हमारे पास 3x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। यहां से हो सकता था हमें x की वैल्यू निकालनी भी पड़ती, बट फिलहाल हमारे पास 3x की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई। तो हमारे पास आंसर आ गया 38,000। आया समझ। यहां पे आप इसे कर सकते हैं, सुमित्रा की प्रेजेंट सैलरी कितनी है, तो प्रेजेंट सैलरी है 34,000 प्लस 4x, क्योंकि ये जो 3x है ये अर्लियर सैलरी है, पिछली सैलरी है। अभी कितनी है 34 प्लस 4 यानी कि 38,000। क्लियर है। अब इसे अगर हम रेशो से करें तो कैसे करेंगे, अगर हम इसे रेशो से करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें सेम क्या है। भाई पहले सुमित्रा की सैलरी 2 यूनिट थी, अब 3 यूनिट, और उसकी रवीना की सैलरी 2 यूनिट थी और सुमित्रा की सैलरी 3 यूनिट। और दूसरी चीज में क्या, दूसरी लाइन में क्या था कि अगर उसमें 4-4 हजार रुपए मिला दिया तो अब रवीना की सैलरी कितनी हो गई, अब रवीना की सैलरी आपकी हो गई 40 यूनिट और उसकी हो गई सुमित्रा की 57 यूनिट्स। तो आप एक चीज देखो कि आप इसको एज के फॉर्म में समझो
कि अगर अभी रवीना की एज सपोज करो 6 साल है और सुमित्रा की एज, मैं एज की बात कर रही हूं, तो सुमित्रा की एज 9 साल है। वो कह रहा है कि दोनों में मैंने 4 मिला दिया तो इसकी एज 10 और इसकी एज कितनी हो गई, इसकी एज 13 हो गई। तो 10 बटा में 13 हो गया। और पहले कितना था, 2:3 था पहले। देखो 6 और 9 को अगर आप रेशियो में लेके आओगे तो 2:3 हो गया। आप ध्यान से देखो कि हर केस में चाहे 6 और 9 थी तब भी इनके बीच का डिफरेंस 3 था, और जब 10 और 13 हो गए तब भी इनके बीच का डिफरेंस 13 है। आप एज में ये बात समझ पा रहे हो, तो सैलरी में भी यहाँ पे वही चीज हो रही है कि पहले जो थी और अब जो है, भाई दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का वेतन एक समान बढ़ा है। तो अगर एक समान वेतन बढ़ेगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस वही तो रहेगा। भाई आपकी सैलरी 2000 है, आपके दोस्त की सैलरी 3000 है, आप दोनों की ही सैलरी 1000 रुपए से बढ़ गई, तो आपकी 3000 हो गई और आपके दोस्त की 4000 हो गई। तो लेकिन पहले 2 और आपके दोस्त की 3, 1000 से हुआ था, 1000 डिफरेंस था, और जब नई सैलरी बढ़ी तब भी आपके बीच में 1000 का डिफरेंस है। तो आपका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस सेम करेंगे। अब डिफरेंस कैसे सेम करेंगे, भाई 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1, और 40 और 57, 40 और 57 का डिफरेंस कितना है, 17। तो आप इसको 17 से गुणा कर देंगे, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा रवीना, और इसका जो आपकी इनिशियल सैलरी थी वो थी 34 और ये 51, और अब कितनी हो गई 40 और 57। ठीक है, तो अब आप खुद बताओ इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। भाई दोनों में देखो 6 की बढ़ोतरी हुई है, 34 से 40 हो गई, 51 से 57 हो गई। तो दोनों में बढ़ोतरी हुई है 6 यूनिट की, और 6 यूनिट है किसके बराबर, 4000 के बराबर। तो आपको क्या बताना है, आपको सुमित्रा की प्रेजेंट सैलरी बतानी है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे प्रेजेंट सैलरी बतानी है, यानी कि आपको अभी की सैलरी बतानी है। तो अभी की सैलरी कितनी होगी, 6 इसके बराबर है, तो ये अभी सैलरी कितनी है 57, तो 57 किसके बराबर होगा, 4000 बटा में 6 इंटू 57। तो ये 3 से कटा बचा 17, ये 3 से कटा बचा 2। अब ये 2 जो है ये ऊपर 4000 को काटेगा तो ये हो जाएगा 2000। तो अब ये कितना आ गया, अब ये आ गया आपके पास 34,000। 34,000 आ गया ना, 34 क्यों आया, ये आपका आया 19, सॉरी 17 नहीं, ये आपका 19 है, तो ये आपका आ गया 38,000। तो आपका आंसर आ गया फिर से 38,000। अब आपको इसमें 4000 ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 51 से किया होता तो ये 17 आता, 57 से किया है तो सीधा 38 आ गया। आई बात समझ में। पहले वाले केस में आपको पहले इनिशियल सैलरी निकालनी पड़ती और उसमें आप 4000 और बढ़ाते, लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपने मल्टीप्लायर सेम कर दिए। अब आपके पास सारी वैल्यूज है रेशो में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू वो पकड़नी है जो आपको गिवन है, और उसके बाद आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो ये आपका प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, प्रपोर्शन का क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुकी हूं। तो प्रपोर्शन के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते थे, देखो इसके 2 तरीके थे। एक तो जो नॉर्मल तरीका है वो क्या कहता है कि पहली 2 रेशो किसके बराबर है, अगली 2 रेशो के। तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो 0.75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ गया x। ये किसके बराबर आ गया आपके 1:8 के। और एक दूसरी चीज भी मैंने कल आपको बताई थी। वो क्या बताई थी कि प्रपोर्शन जब आपके ऐसे प्रपोर्शन में लिखा हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि बाह्य दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 0.75 इंटू 12 का गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य की दोनों, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि मध्य की दोनों संख्याएं, और वो क्या है 5x। तो आपके पास आंसर आ गया, फिर से वही एक्सप्रेशन बन गया आपके पास, और ये किसके बराबर हो गया x के। तो फिर से आपके पास आंसर आ गया 1:8। क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया यहां पर बी पार्ट।
सिंपल है बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपने कुछ नया पढ़ा हो, ये सब पुराना है। कल हम ये सब कर चुके हैं और बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आपका किस कंसेप्ट पर बेस है? ये आपके परसों वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है, जब हम लोगों ने रेशियो में कुछ ऐसा देखा था। ध्यान से देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 संख्याओं का योग कितना है? 98। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, मैं पहली संख्या x ले लूं, दूसरी संख्या y ले लूं और तीसरी संख्या z ले लूं, भाई ऐसे ले सकती हूं ना मैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z। तो मैंने कुछ ऐसा किया। अब इसने क्या बोला? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? 2 और 3 का, और सेकेंड टू द थर्ड यानी कि दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है? 5:8 का। अब मुझसे क्या पूछा है? देन फाइंड द सेकेंड नंबर, यानी कि मुझे इस सेकेंड नंबर, इस y का मान निकालना है। तो मुझे सबसे पहले इस रेशो को एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब x, y और z तीनों को एक ही रेशो में लाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने क्या किया था? हमने जो कॉमन एंटिटी है उसको इक्वल कर दिया था। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे हम? भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? 15। कैसे? इस पूरी रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी रेशियो को 3 से। ये बन जाएगा 10 बटा में, ये होगा 10 और 13, सॉरी 15, और ये होगा 15 और 24। तो अब हमारे पास x, y और z की रेशियो क्या आ गई? 10, 15 और 24। अब मुझे क्या कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। तो इसका मतलब आप अगर ये प्रतीकात्मक मानों को भी अगर आप योग करेंगे तो आपके पास आंसर उसके आसपास होना चाहिए। तो ये ये कितना आया? 10 + 15 + 24 कितना आया? 49। और ये किसके बराबर है? 98 के। तो आप खुद बताइए, आपके पास 15, आपसे पूछे दूसरी संख्या क्या है, यानी कि ये 15 का मान कितना है? तो 15 का मान कितना आ गया? 98 बटा में 49 इंटू 15, आंसर आ गया 30। जिसको x लेके करना है वो x लेके सॉल्व कर सकता है। 10x + 15x + 24x किसके बराबर है? 49x के। और 49x किसके बराबर है? 98 के। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप 15x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर यही आएगा। और आंसर आ गया आपका सी पार्ट। ग्रेट। अब आते हैं आज के हीरो क्वेश्चन पे। ये आपका है स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। इसे 2 बार 3 बार समझना, दोबारा तिबारा समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्वेश्चन है? देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, यानी कि चवन्नी, 10 पैसा और 5 पैसा है आपके पास। आपके पास एक बैग में बहुत सारे सिक्के हैं, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। भाई ऐसा हो सकता है ना कि आप लोगों के घर में आपके दादा दादी हैं, उन्होंने कभी बहुत पुराने जमाने से सिक्के जोड़ने शुरू किए हो, तो उनके जमाने में तो चलते थे 25, 10 और 5 पैसे के सिक्के, और उन्होंने अभी तक जोड़े हैं। अब क्या हुआ, एक दिन उनको याद आया, अरे मैंने तो वो सिक्के जोड़ के रखे थे, लेकिन अब तो उन सिक्कों की वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। तो उन्होंने आपको बुलाया और आपको कहा, ले भाई इसको गिन के बताई कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं मेरे पास इतने सालों में। आपने बोला जी अभी बता देते हैं। आपने वो सारे सिक्के अलग अलग किए, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 1। 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 2। और 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 3। आपने बोला भाई ये तो बहुत कम सिक्के हैं, लेकिन आपकी दादी माँ ने बोला, भाई साहब तेरा दिमाग खराब है, मैं तो जिंदगी भर से इसे जोड़ती हुई आ रही हूं, तो 1 सिक्का, 2 सिक्के और 3 सिक्के कैसे हो सकता है? आपने बोला ओ सॉरी, मैंने तो रेशो निकाल के बता दिया। तो रेशो का क्या मतलब है कि अगर यहां पर सिक्के 10, 20 और 30 होते तो आपने उनको रेशो में लेके 1, 2 और 3 में बांट दिया। तो इसका मतलब आपने यहाँ का मल्टीप्लायर ऑलरेडी काट दिया। तो अब आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लायर वापस करोगे। आपने इसको x वापस दे दिया। अब दूसरी बात क्या हुई, अब दूसरी कहानी क्या घटित हुई कि आपने क्या किया, आपने देखा कि ये तो काफी सारे सिक्के हैं, भाई बहुत बड़ी गुल्लक है और उसमें बहुत सारे सिक्के हैं।
तो आपने क्या किया, आपने उन्हें रुपए में निकाल दिया, लेकिन ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आप सेंटीमीटर को या तो मीटर में चेंज करोगे, आप उन दोनों को इक्वेट तो तभी कर सकते हो ना जब आप उन दोनों चीजों को इक्वेट कर, मतलब उन दोनों को इक्वल कर दो, या तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज कर दो या मीटर वाले को सेंटीमीटर में, तभी तो आप कोई चीज को इक्वेट कर पाओगे। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने इस 30 रुपए को 3000 पैसे में कन्वर्ट कर दिया। 30 रुपए किसके बराबर हो गया आपका, 3000 पैसे में। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपको एक चीज पता है, अगर आपके पास, अगर आप खुद बताओ, अगर आपके पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं भाई, 5 इंटू 2 10, आपके पास 10 रुपए हैं। ऐसे ही अगर आपके पास 10 के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए, है कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपने जो आपके सिक्कों की वैल्यू है, अंकित मूल्य है उनके ऊपर कि उनके क्या वैल्यू है, उससे आपने नंबर ऑफ कॉइन्स को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आपका अमाउंट निकल आया। आपके पास जितने सिक्के हैं उन्हें और उन सिक्कों का मान, उन सिक्कों का मूल्य जब आपने उन दोनों का गुणा किया तो आपके पास एक्चुअली अपना टोटल अमाउंट, आपके पास अपना धनराशि निकल के आ गई। तो ये हमने यहां पर भी यही करना है भाई। अब जब हम इसको x वापस कर ही चुके हैं तो अब हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 25 का x। 25 यहां पे देखो, ये क्या है, ये मूल्य है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, यानी कि सिक्कों की संख्या है। और यहां पे अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे आएगा आपकी धनराशि। क्या आएगी, धनराशि। तो वो किसके बराबर होगी, देखो यहां पे आएगा 25x, यहां पे कितना आएगा 20x, और यहां पे कितना आएगा 15x। और ये सब मिलकर किसके बराबर है, ये सब मिलकर है 3000 पैसे के बराबर। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, 25 प्लस 15 प्लस 20 कितना आ गया 60x, और ये किसके बराबर है 3000 पैसे के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। भाई आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, और x क्या है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स का मल्टीप्लायर HCF। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये टोटल क्या है, ये पैसे ही तो है, ये टोटल क्या है, ये पैसे ही तो है 60x। तो यहां पर आपने क्या किया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 50। तो अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। भाई 5 पैसों के सिक्कों की संख्या है 3x। तो 3x किसके बराबर हो गया, 150 के, और यही आपका आंसर है। समझ में आया, इसे आप दोबारा समझिएगा, रोक के क्लास को, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत शांति से बैठ के कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ जाते हैं तो आप लाइफ टाइम इन्हें याद रखते हैं। ध्यान रखिएगा बस इसमें मूल्यों की, ये मूल्यों की आपको रेशियो नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर आप मूल्य का भी रेशियो निकाल देंगे और नंबर ऑफ कॉइन्स का भी रेशियो होगा तो आपके पास 2 मल्टीप्लायर आ जाएंगे, और इसमें ऐसा कुछ भी सेम नहीं है कि आप मल्टीप्लायर सेम कर सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे मूल्यों का रेशियो नहीं निकालेंगे, एज इट इज मूल्यों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया हो और आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि ये क्लासेस में अच्छे क्वेश्चंस हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त की आजकल कमी चल रही है, तो मैं थोड़ा कम अपने समय को निकाल पाती हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार गो थ्रू करूंगी। अगर मुझे लगेगा रेशियो के और क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं तो मैं कल की क्लास में भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, और अगर मुझे लगेगा रेशियो के और क्वेश्चंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो मिलते हैं कल। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी हर एक वीडियो को अपने दोस्तों तक से शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके इन फ्री क्लासेस का और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट।